हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और करेंगे अपने चैप्टर को फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज लाइट रिएक्शंस। ओके, सो बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है इन टू स्टेजेस और टू स्टेप्स। जो पहली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द लाइट रिएक्शन। सो टुडे वी विल बी बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन इटसेल्फ। सो लाइट रिएक्शन जो है उसको हम बुलाते हैं फोटोकेमिकल फेज, बिकॉज यहां पर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज सर्टेन केमिकल इंटरमीडिएट्स, जिनका की लेटर ऑन इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोड्यूस शुगर और सिंथेसाइज शुगर्स। ओके, सो साइट क्या है भाई लाइट रिएक्शन की? तो अगर मैं आपसे पूछूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये जो लाइट रिएक्शन है वो कहां होती है? सो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन का जो साइट है दैट इज द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और जो मेम्ब्रेन सिस्टम क्लोरोप्लास्ट का होता है वो बनता है तीन चीजों से, थाइलाकॉइड्स, ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेले, राइट। बट अगर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ लाइट रिएक्शन आपको कहां आकर करती हुई नजर आएगी या मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, तो यू वुड से द थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्राना। सो यू नो ना, ग्राना जो है वो पाइल होता है एंटायर, यू नो, इट इज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। सो दैट ग्राना और द थाइलाकॉइड्स टुगेदर आर गोइंग टू बी द साइट जहां पर आपको लाइट रिएक्शन आकर करती हुई नजर आती है। ओके, देन अगर बात की जाए लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहे इवेंट्स की, तो कौन कौन से इवेंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे? तो यू नो वेरी वेल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट रिएक्शन, तो जो पहला स्टेप होगा दैट इज गोइंग टू बी द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सन से आने वाली लाइट को पहली बात तो प्लांट्स क्या करने वाले हैं? अब्सॉर्ब करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रैपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सनलाइट को वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट। देन सेकेंड जो इवेंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। सो वाटर का स्प्लिटिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दैट इज व्हाई इस वाटर की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड देन दैट इज व्हाई वी कॉल इट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड थर्डली, मैंने आपको बताया था पहले वॉन नील का हमने एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था, जिसमें कि उन्होंने यू नो ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे वर्क करते हुए बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से क्या रिलीज होती है? द बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। सो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो टेक प्लेस इन द लाइट रिएक्शन ओनली ड्यू टू द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। ओके, अब पूरी लाइट रिएक्शन के एंड में आपको क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे? सो एट द एंड यू विल सी लाइट रिएक्शन की वजह से आपको कुछ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन नजर आएगा, राइट। तभी तो हमने बोला फोटोकेमिकल, बिकॉज लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू सिंथेसाइज सर्टेन हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। और वो क्या है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स? दे आर गोइंग टू बी ATP एंड NADPH। ओके, सो ATP अगेन यू नो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा टू सिंथेसाइज शुगर, एंड साथ ही साथ NADPH दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है ना भाई इनटू शुगर्स, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करना होगा। फॉर दैट पर्पस यू रिक्वायर NADPH, ठीक है। तो इन दोनों केमिकल यू नो इंटरमीडिएट्स को हम टुगेदर बुलाते हैं एज द एसिमिलेटरी पावर्स। सो रिमेंबर, मैं आपको यहीं पर इनको बता देता हूं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड assimilatory powers। ओके, देन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस लाइट रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही हैं वो किसकी मदद से हो रही हैं? तो लाइट रिएक्शन जो है वो अकर करती है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइट एनर्जी को यहां पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। सो लाइट रिएक्शन यू नो तभी तो अगर हो पाएगी जब लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, और लाइट एनर्जी को इंट्रैप करने के लिए यू रिक्वायर पिगमेंट्स। सो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यू नो अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स।
ओके तो फोटो सिस्टम्स के फॉर्म में पिगमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये फोटो सिस्टम्स। तो बच्चों फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं? फोटो सिस्टम्स होते हैं द ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट? बिकॉज लाइट रिएक्शन हो रही है ना, लाइट रिएक्शन में आपको सन से आने वाली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ऑफ द हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। ओके सो इस एंटायर प्रोसेस को करने के लिए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एक ग्रुप के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। सो उस एंटायर ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। ओके अब जो फोटो सिस्टम्स हैं वो आखिर लोकेटेड कहाँ हैं? सो सिंस ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन का साइट मैंने आपको क्या बताया था? द थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्राना, राइट? तो इसका मतलब ये थाइलाकॉइड्स में ही प्रेजेंट होने वाले हैं, और थाइलाकॉइड्स में भी कहाँ? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ओके सो दे आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके तो अगर मैं एक आपको थाइलाकॉइड को एनलार्ज करके दिखाऊं तो उसकी मेम्ब्रेन में सपोज इसे शो कर देता हूं। तो दिस इज सपोज अ थाइलाकॉइड और उसकी मैंने यहां पर मेम्ब्रेन शो कर दी है इस तरीके से। ओके डोंट कंसीडर दिस एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये है सिंगल मेम्ब्रेन, बस उस मेम्ब्रेन में आपको यहां एम्बेडेड नजर आएंगे दीज फोटो सिस्टम्स। सो दे आर प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके फिर अगर बात की जाए एक फोटो सिस्टम आखिरकार कंपोज किससे होता है? सो एक फोटो सिस्टम कंपोज होता है दो मेन पार्ट से। पहला पार्ट कहलाता है द रिएक्शन सेंटर एंड द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड दी एंटीना। ओके तो देखिए क्या होता है एक रिएक्शन सेंटर और क्या होते हैं एंटीना। अगर हम एक फोटो सिस्टम को यहां पर देखें कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आप देखोगे यहां पर एक फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल यहां देखने को मिल रहे हैं, राइट? और उनमें से आपको देखिए कितने सारे ये डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिल रहे हैं और एक लाइट ग्रीन कलर का आपको यहां नजर आ रहा है। ये जो सिंगली प्रेजेंट एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है, राइट, जो कि एक ही है इन नंबर इन अ सिंगल फोटो सिस्टम। तो एक फोटो सिस्टम के अंदर जो सिंगल डिफरेंट आपको ये मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर। ओके क्योंकि यहां पर ही रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है, और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल चीफली रिस्पॉन्सिबल है टू इनिशिएट द लाइट रिएक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होगा क्लोरोफिल ए। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पार्टिसिपेट करती है इन लाइट रिएक्शन और सिंपली फोटोसिंथेसिस करवाने में, दैट इज क्लोरोफिल ए। बाकी सब जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, राइट? सो रिमेंबर दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो एक क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो एक फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। ओके क्योंकि वही जो लाइट रिएक्शन में होने वाली रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है वाइल। और वहीं अगर आप देखोगे यहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ ये डार्क ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं ऑफ द पिगमेंट्स, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटीना। ओके सो ये क्या करने वाले हैं? तो देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एंटीना जो है वो कंपोज होते हैं ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो जितनी भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, कौन कौन सी थी? क्लोरोफिल बी, योर ज़ैंथोफिल, योर कैरोटीन, वो यहां पर इस तरीके से सराउंड कर रही होंगी किसको? आपके रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को, राइट? ओके तो यहां पर ये जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसको घेर के रखती हैं दीज एक्सेसरी पिगमेंट्स, और इनको एंटीना क्यों बुलाया गया है? सो इनको एंटीना इसलिए बुलाया गया बिकॉज एक एंटीना क्या करता है? सिग्नल्स को एक साथ एक साथ एक्यूमुलेट कर लेता है, ओके, और सेंटर की तरफ भेजता है। सिमिलरली ये सारी एक्सेसरी पिगमेंट्स एंटीना की तरह क्या करती हैं? फोटॉन्स को, यानी कि लाइट के आने वाली एनर्जी को कैप्चर करके पास करवाती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और एक पिगमेंट से फाइनली वो पहुंचा देती हैं किसको? अपने रिएक्शन सेंटर को, यानी कि अपने चीफ को, है ना? क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो है वो चीफ पिगमेंट से मिलकर बना है, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो इसका मतलब इन सारी पिगमेंट में जो चीफ इनका बैठा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए। तो इन सब का काम क्या है? सारी लाइट एनर्जी को इकट्ठा करके किसके पास भेजना? अपने चीफ के पास, यानी कि आपके रिएक्शन सेंटर के पास, दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। ओके सो एंटीना जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, जो कि सभी के सभी क्या होने वाली हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स, रिमेंबर। और साथ ही साथ ये जो एंटीना हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
ओके, लाइट को हार्वेस्ट करना, इकट्ठा करके आगे भेजना टू द रिएक्शन सेंटर, उस पर्टिकुलर टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग। तो दे फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है भाई? इन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स की वजह से। लाइट हार्वेस्टिंग का काम कौन कर रहा है? पिगमेंट्स। कौन सी पिगमेंट्स ऐसी हैं जो कि लाइट को कैप्चर करके आगे भेज रही हैं टू द रिएक्शन सेंटर? दे आर ऑल एक्सेसरी पिगमेंट्स, राइट? तो एक्सेसरी पिगमेंट्स को ही हम क्या बुलाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ओके, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स जब एसोसिएट हो जाती हैं विथ प्रोटीन्स, सो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, सो एंटीना जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड इस तरीके से एक फोटो सिस्टम का आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है विद इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, तो बच्चों फोटो सिस्टम्स भी अब दो टाइप की होती हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स। नंबर वन इज कॉल्ड द फोटो सिस्टम 1 एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड द फोटो सिस्टम 2। ओके, सो देयर इज, इनको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम PS1 और इसको PS2 लिखते हैं, राइट? ओके, सो अगर हम इन दोनों फोटो सिस्टम्स को डिफरेंशिएट करना चाहें तो आइए इनकी डिफरेंशिएशन को समझते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले बात की जाए इनके अकरेंस की। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कैसे अकरेंस में डिफर करते हैं? सो फोटो सिस्टम 1 अकर करता है इन द नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, तो मेम्ब्रेन सिस्टम किससे मिलकर बना था? ग्राना से, दैट इज दी stack of thylakoids and stroma lamellae से। So in membrane system के non oppressed part पे present होता है PS1। अब क्या होता है non oppressed part? जो कि दोनों तरफ से pressed नहीं हो। ओके, नॉन अप्रेस्ड। देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम को, तो आप देखेंगे यहां पर जो ये थाइलेकॉइड्स का स्टैक प्रेजेंट है, दैट इज 1 ग्रानम, और ये दूसरा ग्रानम है। इन ग्राना के ये वाला जो थाइलेकॉइड है और ये वाला थाइलेकॉइड जो है, ये क्या है? दे हैव देयर वन ऑफ देयर सरफेस फ्री, राइट? इनका ये सरफेस और ये सरफेस फ्री है। सिमिलरली इस वाले ग्राना का भी आपको ये ऊपर और नीचे वाला सरफेस फ्री नजर आ रहा है। सो दे आर कॉल्ड द नॉन अप्रेस्ड पार्ट। तो यानी कि ऐसे थाइलेकॉइड जिनका एक सरफेस फ्री है, उनकी मेम्ब्रेन में आपको प्रेजेंट नजर आता है PS1, राइट? और देखिए कहां पर ये आपको स्ट्रोमा लैमेले नजर आ रहे हैं, है ना? तो ये स्ट्रोमा लैमेले की भी देखिए दोनों सरफेस जो हैं वो फ्री हैं। तो इसका मतलब इन स्ट्रोमा लैमेले की मेम्ब्रेन में भी आपको प्रेजेंट नजर आएगा द फोटो सिस्टम 1। सो फोटो सिस्टम 1 कहां प्रेजेंट है भाई? आपके नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये सारे जितने भी पार्ट्स मैंने यहां पर मेंशन किए ना, दे आर ऑल गोइंग टू बी पोजेसिंग द फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो नॉन अप्रेस्ड मतलब जिसका एटलीस्ट एक सरफेस फ्री हो। ओके ओके, वाइल अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है इन दी अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम। सो अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से हैं भाई? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रानम को, तो इस पर्टिकुलर ग्रानम के ये जो सेकेंड और थर्ड थाइलेकॉइड है, इनके दोनों सरफेस जो है वो प्रेस्ड है फ्रॉम बाय दीज अपर एंड लोअर थाइलेकॉइड। इसका मतलब इनके दोनों ही सरफेस फ्री नहीं है। ओके, तो दे आर sandwiched between the upper and the lower thylakoid, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं the oppressed parts। ओके, सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर भी आपको यही कंडीशन नजर आएगी। ठीक है, तो इन अप्रेस्ड पार्ट्स में प्रेजेंट नजर आती है आपको फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 कहां प्रेजेंट आएगी? नजर आएगी आपको ओवर हियर इन दी अप्रेस्ड पार्ट्स। इसीलिए आपको स्ट्रोमा जो लैमेले होते हैं उनमें फोटो सिस्टम 2 नहीं देखने को मिलती है, रिमेंबर। तो अगर कोई बात करे स्ट्रोमा लैमेले की, तो लेट मी राइट वन पॉइंट हियर। स्ट्रोमा लैमेले में आपको क्या चीजें दिखती हैं और क्या नहीं? सो यू रिमेंबर वन थिंग। सबसे पहले इसमें आपको PS1 देखने को मिलेगा, बिकॉज ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। यहां पर आपको फोटो सिस्टम 2 देखने को नहीं मिलेगा। तो रिमेंबर, PS1 देखने को मिलेगा, PS2 नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ स्ट्रोमा लैमेले में आपको एक और चीज देखने को नहीं मिलती है, दैट इज एन एंजाइम कॉल्ड FNR। अब इस FNR को मैं यहां पर फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, दैट इज फेरोडॉक्सिन NADP
रिडक्टेज। तो ये जो एंजाइम है वो आपको इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज इन द स्ट्रोमा लैमेले। तो इसका मतलब ये भी एब्सेंट है। सो रिमेंबर, अ स्ट्रोमा लैमेले लैक्स टू थिंग्स, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड दी NADP रिडक्टेज एंजाइम, जिसको कि हम फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम भी कहते हैं या फिर शॉर्टली FNR भी कहते हैं। ओके, देन वी हैव द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। तो इन दोनों फोटोसिस्टम में आपको पता है जो सेंटर है वो बनता है विद द रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, और मैंने आपको इमर्सन के एनहांसमेंट इफेक्ट से बताया था कि क्लोरोफिल ए जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वन इज P680 एंड द अदर इज P700, राइट। सो जो आपको रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 में देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो फोटोसिस्टम 1 में प्रेजेंट है, दैट इज P700। ओके, दैट मीन्स एक ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस शो करता है ऑफ लाइट एट 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। वाइल अगर हम बात करें फोटोसिस्टम सेकंड की, तो फोटोसिस्टम सेकंड में आपको जो रिएक्शन सेंटर देखने को मिलता है, दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस शो करता है एट 680 नैनोमीटर्स। दैट इज वाई क्लोरोफिल ए का कौन सा फॉर्म यहां प्रेजेंट होगा, P680। So I hope you got this entire concept of the photosystems very well। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि कैसे लाइट रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड पहला प्रीरेक्विजिट है, दैट इज फोटोसिस्टम्स, राइट। अब ये फोटोसिस्टम्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन टू सिंथेसाइज दोस हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, दैट इज ATP एंड NADPH। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो उस पे आने से पहले भी लेट अस ट्राई टू हैव एन ओवरव्यू कि लाइट रिएक्शन में होने क्या वाला है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक कैसे पहुंचे। सी, सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं, हमने बात किया था पिछले स्टेप में अबाउट फोटो सिस्टम्स, राइट। सो बच्चों, ये जो फोटो सिस्टम्स हैं बेसिकली क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एक्साइट होते हैं अपॉन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जैसे ही इन पे फॉल करेगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी कैसे आती है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम बुलाते हैं फोटॉन्स। ओके, तो लाइट एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है, ओके, एंड दे फॉल ऑन द फोटो सिस्टम। तो उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को या लाइट एनर्जी को हम बुलाते हैं फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स जैसे ही फोटो सिस्टम 1 पे या सेकेंड पे फॉल करेंगे, सो उससे इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो, यानी कि रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइटेशन की वजह से वो रिलीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इनटू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इट एंटर्स a series of reaction जहां पे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में मूव करेगा। So it enters the electron transport system और the electron transport chain, आप ETC भी लिख सकते हैं। Now यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव कर रहा होगा थ्रू वेरियस कैरियर्स, तो रिलीज होती है सम एनर्जी। सो यहां पर एनर्जी होगी रिलीज्ड, और इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा टू क्रिएट और जेनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो इस एनर्जी से क्या क्रिएट किया जाएगा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट, ओके। और प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन से ATP का सिंथेसिस होगा। सो जब ये ब्रेक करेगा, सो आपका बनता है ATP, ओके। सो ATP का होगा यहां पर सिंथेसिस। सो दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ETS में जैसे ही मूव कर रहा है तो कुछ स्टेप्स पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यूज किया जाता है टू क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसके ब्रेक डाउन पे, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन पे रिलीज होती है एनर्जी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज ATP। नाउ व्हाट अबाउट NADPH? फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ETS से फाइनली मूव कर जाएगा तो आखिरी में इट विल बी एक्सेप्टेड बाय NADP प्लस मॉलिक्यूल। सो यही इलेक्ट्रॉन ETS के बाद फाइनली पहुंच जाता है टू NADP प्लस, और यहां से सिंथेसिस होता है ऑफ NADPH, ओके। सो दो जो चीजें आपको बनती नजर आती थी ना एट द एंड ऑफ योर लाइट रिएक्शन, वो इस तरीके से बनती हैं। सो NADPH एंड सेकेंडली वी हैव द
ATP मॉलिक्यूल। सो इनका सिंथेसिस आपको नजर आएगा बाय द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। सो हमको इस पर्टिकुलर स्टेप को यहां समझना है, दैट इज ETS, ओके, और कैसे ETS का इस्तेमाल करके ATP का सिंथेसिस होगा। सो वील अंडरस्टैंड दैट इन अ क्विक मैनर। सो चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सीरीज ऑफ कैरियर्स है, यानी कि बहुत सारे कुछ ऐसे कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो इट इज अ सीरीज ऑफ कैरियर्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन पासेस रिलीजिंग एनर्जी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन कैरियर्स के थ्रू पास कर रहा होगा तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, विच इज यूज्ड टू जनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है, due to the passing down of electrons from one carrier to another in this electron transport chain or system. Okay, and finally इस proton gradient के breakdown पे क्या होता है, it is used to synthesize an ATP molecule, so that eventually is going to help in the ATP synthesis. So remember ATS क्या है, it is a series of carriers through which an electron passes releasing energy which is used to generate proton gradient and that eventually helps in ATP synthesis. Okay? Okay. और इस entire process में जो ATP synthesis की process हो रही है, because we know ATP synthesis की formation, ATP synthesis करने के लिए you need to add a phosphate group, और phosphate group के addition को हम कहते हैं phosphorylation, और ये जो phosphorylation की process हो रही है वो light reaction में हो रही है, and that is why we call it photophosphorylation. So remember इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, बिकॉज यहां पर जो ATP सिंथेसिस है दैट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। सो बेस्ड ऑन कि कौन सा पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस बेसिस पे ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है वो दो टाइप्स में डिवाइड की गई हुई है। पहली जो कैटेगरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन है दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आइए दोनों ही टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अपने पहले टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ, विच इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अकर करवाने के लिए फर्स्टली आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके दोनों फोटो सिस्टम्स। कौन कौन से भाई, हमने डिस्कस किया है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, बोथ आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। अब एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, फोटो सिस्टम 1 और 2 ये जो नंबरिंग इनको दी गई है इट इज बेस्ड ऑन कौन सा फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ। सो सिंस ये वाला फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ था इसीलिए इसका नाम पड़ा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये बाद में डिस्कवर हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज फोटो सिस्टम 2। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये जो नंबरिंग दी गई है इट इज गिवन ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शनिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि PS1 पहले फंक्शन करता है इसलिए इसको नाम ऐसा दिया गया और PS2 जो है वो सेकंड नंबर पे काम करता होगा, दैट इज वाई इसको PS2 कहा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको नाम बस इसलिए दिया गया है, इस तरीके से नंबर किया गया है बेस्ड ऑन कि इनकी डिस्कवरी किस ऑर्डर में हुई, नॉट ऑन द ऑर्डर ऑफ विच दे फंक्शन। ठीक है, ओके। सो चलिए अब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो सबसे पहले यहां पर जो फंक्शन करता हुआ नजर आता है जो फोटो सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी फोटो सिस्टम 2। ओके, तो लेट अस सी, यहां पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है द फोटो सिस्टम 2। ओके, तो ये फोटो सिस्टम 2 है जो इसमें कि आपको ये रिएक्शन सेंटर नजर आ रहा है, दैट इज P680। सो रिमेंबर फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो था वो P680 होता था। ओके, और आपको यहां पर जब सन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आती हुई नजर आएगी, दैट व्हेन इट विल फॉल ऑन दिस एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल इन लाइट एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करवाते हुए फाइनली उसको भेज देंगे टू द P680 यानी कि रिएक्शन सेंटर। ओके, दैट इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिसका कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे था। तो रिएक्शन सेंटर पे आपकी जो लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई। लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने पर ये जो आपका रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, क्योंकि उसने एक्साइटेड बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली ना, तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो योर रिएक्शन सेंटर विल बिकम एक्साइटेड। ओके, और एक्साइटेशन में व्हाट विल इट डू, इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट पे जो आपका फोटो सिस्टम
सेकेंड है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर मूव करता है डाउन द हिल। तो देखिए आपको पहली चीज मैं एक चीज समझा दूं, एक कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्चुअली होता कहां से कहां है। सो उसके लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना होगा, दैट इज रिडॉक्स पोटेंशियल। सो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, मैं आपको पहले यहां एक बार समझा देता हूं। सो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिसका जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पर अगर मैं रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल बना दूं तो इस स्टेज पे लेट सपोज यहां पर ये वैल्यू थी 0, ठीक है, और नीचे की तरफ आपकी वैल्यू है से +1, ठीक है, एंड इस तरफ में आपको यहां पर -1, -2, -3 एंड -4 मेंशन कर दूं, ठीक है। तो ये आपके रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल है। तो आपको पता है जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी उतनी ही कम वैल्यू मानी जाती है, राइट। इसका मतलब यहां पर जो रिडॉक्स पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर स्टेज में इलेक्ट्रॉन के पास या जिस स्टेज पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी लेसर, क्योंकि वो नेगेटिव है। मोर नेगेटिव द वैल्यू द लेसर इट इज इन द मैग्नीट्यूड। इसीलिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कैरियर जो कि उससे हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे प्रेजेंट हो, बिकॉज जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो ये जो प्लास्टोक्विनोन नाम का इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो बेसिकली कुछ कंपैरेटिवली हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर मूव करेगा with the help of this carrier called plastoquinone. Okay, so you remember one thing, plastoquinone जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाता है फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर से टुवर्ड्स अनदर कॉम्प्लेक्स जिसे हम बुलाते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम बेसिकली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्विनोन जाके ट्रांसफर कर देता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो प्लास्टोक्विनोन का मॉलिक्यूल है दिस इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही, साथ ही साथ ये एक प्रोटॉन कैरियर भी है। ओके, सो ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। सो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोटॉन पंप, यानी कि क्या करने वाला है, प्रोटॉन्स को बाहर से अंदर की तरफ पंप करवाता है। इसको हम आके समझेंगे, बट आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्लास्टोक्विनोन इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्रोटॉन पंप। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्या हुआ भाई, फोटॉन्स जैसे ही फॉल किए ऑन दी रिएक्शन सेंटर, राइट, आपका रिएक्शन सेंटर हो गया एक्साइटेड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल वाले कैरियर से हायर रिडॉक्स पोटेंशियल वाले कैरियर्स की तरफ, ठीक है। ओके, तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा फर्स्टली द प्लास्टोक्विनोन जो कि फर्दर उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाएगा टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे आया इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर मूव करेगा टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। So remember, this is your plastocyanin. So plastocyanin B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाएगा टू द नेक्स्ट रिएक्शन सेंटर, और नेक्स्ट रिएक्शन सेंटर वुड बी फॉर्म्ड बाय द फोटोसिस्टम 1। तो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है, तो फोटोसिस्टम 1 यहाँ पर इन्वॉल्व है, और आप जानते हैं इस पर जो रिएक्शन सेंटर होता है दैट इज P700। ओके, सो साइमल्टेनियसली जब सन की रेज आ रही हैं तो वहां पर 680 नैनोमीटर से कम वाली जो वेवलेंथ थी वो भी गिर रही थी, तो इसलिए P680 भी एक्टिवेट हो रहा था, और 700 तक की रेंज वाली भी जो वेवलेंथ है वो भी फॉल कर रही होंगी, तो इसीलिए ये वाला जो रिएक्शन सेंटर है वो भी एक्साइटेड हो जाएगा, राइट। तो जब ये एक्साइट होगा तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा टू दिस रिएक्शन सेंटर, फाइनली वो क्या होगा, वो भी एक्साइटेशन की वजह से ये रिएक्शन सेंटर वापस से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जस्ट लाइक आपका P680 गया था इन दिस पर्टिकुलर केस। सेम थिंग यहीं पर होगा। फोटॉन्स की एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर आपका जो
P700 है वो भी एक्साइट कर गया। एक्साइट होने की वजह से अगेन इट इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस लूज किया जो कि एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन। ओके, सो फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम द PS1। रिमेंबर दिस थिंग। अब ये फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा टू एन एंजाइम जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट है। अभी जब हम आगे एक थ्योरी पढ़ेंगे, केमियोस्मोटिक थ्योरी, उसमें मैं आपको बताऊंगा इन सारे कॉम्प्लेक्सेस की प्लेसमेंट भी, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा बाय एन एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेज, या जिसको हम लोग फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज भी बुलाते थे, या शॉर्टली जिसका कि मैंने आपको नाम बताया था FNR। ओके, सो FNR आपकी यहां पर जो है प्रेजेंट है। तो FNR क्या करेगा, एक NADP पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल है और साथ ही साथ एक H+ आयन को साथ ही साथ ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करवा देगा। तो NADP+, H+ और इलेक्ट्रॉन जो आया है थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, उसको फाइनली ये NADP रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो रिएक्ट करवाएगा टू फॉर्म द एसिमिलेटरी पावर NADPH। ओके, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देखा यहां पर, जो इलेक्ट्रॉन इस एंटायर पाथवे को फॉलो करा वो वापस से उसी रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचा। इसीलिए इस टाइप के पाथवे को हम बुलाते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो याद रखिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, इट इज नॉट रीचिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, इसीलिए दिस इज नॉन साइक्लिक। तो भाई अगर आप पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया तो इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई होगी, इजंट इट। ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर P680, उसको फुलफिल कौन करेगा? तो उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ओके, दैट इज फोटोलाइसिस, राइट। तो लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा टू रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन, ओके, योर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन एटम सिंपली। तो जब स्प्लिटिंग होगी वाटर की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो सप्लाई हो जाएगा टू दिस रिएक्शन सेंटर P680, और इस रिएक्शन सेंटर की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो वापस से फुलफिल हो जाएगी। ओके, सो वो डेफिशिएंसी अब डेफिशिएंसी नहीं रहेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है बाय द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। ओके, और ये जो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है वो इस फोटो सिस्टम से ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड से क्लोजली एसोसिएटेड एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि वाटर की स्प्लिटिंग होती रहती है टू सप्लाई दिस इलेक्ट्रॉन टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। आई होप इट इज क्लियर ना। तो इसको हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा? आई एम टेलिंग यू दैट अगेन बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन एक बार ट्रैवल करके NADP रिडक्टेज तक फाइनली पहुंच गया अब, और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया किसने? NADP+ ने, तो वो वापस रिटर्न नहीं होगा टू योर P680। ओके, एंड अगर आप ध्यान से इस एंटायर स्कीम को देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इट इज रिजेंबलिंग लाइक अ लेटर Z, इजंट इट? इसीलिए इस टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को वी ऑल्सो कॉल एज द Z स्कीम। रिमेंबर दिस थिंग। तो इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को वी ऑल्सो कॉल एज द Z स्कीम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू नाउ इज, क्योंकि यहां पर बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हैं, राइट, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर अकर करेगा बताइए? याद है आप सभी को, मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है इन दी नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो प्रेजेंट होता है इन दी अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ दी योर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखिए, नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स में तो स्ट्रोमा लैमेले भी आ रहे थे, राइट, और अप्रेस्ड पार्ट में आपके ग्राना के जो बीच वाले स्टैक्स हैं वो भी, और जो फ्री सरफेस वाले थाइलाकॉइड्स हैं वो भी इंक्लूड हो रहे थे। तो इसका मतलब जो आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहां अकर करेगी भाई? इट इज गोइंग टू अकर इन द ग्राना। रिमेंबर, क्योंकि ग्राना ही एक ऐसी जगह है जहां पर देखिए आपको दोनों ही फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट नजर आते हैं। ओके, सो ग्रानम के इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स पे प्रेजेंट हो गया क्या?
फोटो सिस्टम 1 और इन अप्रेस्ड पार्ट्स पे these all oppressed parts are going to possess photosystem 2. इसीलिए यहां पर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी. ओके, सो रिमेंबर ग्रैनम में ही फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि नॉन साइक्लिक है वही अकर करेगी. वाई नॉट इन स्ट्रोमा लैमेले? स्ट्रोमा लैमेले के बारे में मैंने आपको बताया था. स्ट्रोमा लैमेले के दोनों ही सरफेस जो हैं उन पे क्या प्रेजेंट थे? दे आर गोइंग टू बी फ्री ना. ये दोनों फ्री थे, इसलिए इनकी मेम्ब्रेन पे आपको सिर्फ PS1 मिलता था एंड फोटो सिस्टम 1 अकेला यहां प्रेजेंट है. तो फिर फोटो सिस्टम 2 तो है ही नहीं. तो इसका मतलब यहां पर ये पर्टिकुलर टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं आकर करती है. एंड साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो स्ट्रोमा लैमेले हैं यहां पर आपका फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है और साथ ही साथ NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम भी एब्सेंट होता है जिसको हम FNR शॉर्टली लिखते थे. तो FNR और फोटो सिस्टम 2 जहां पर एब्सेंट है तो डेफिनेटली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे अकर कर सकती है. ओके, सो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन कि कैसे इसको इसकी जो एंटायर स्कीम है उसको आप समझेंगे. ओके, तो बच्चों आपने एंटायर स्कीम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पर देखा कि कैसे एक ही टाइप के हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज ओनली NADPH, राइट. आपने देखा था ना कैसे FNR या फिर NADP रिडक्टेज नाम के एंजाइम जो है वो NADP प्लस में इलेक्ट्रॉन जो कि कहां से आ रहा था थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसको ऐड करवा देता है और एक हाइड्रोजन आयन को ऐड करवा देता है टू प्रोड्यूस दी NADPH मॉलिक्यूल. तो NADPH का फॉर्मेशन तो आपने देखा ड्यूरिंग दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. बट व्हाट अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट दैट इज ATP? करेंसी कहां बनी भाई? तो ATP का सिंथेसिस कैसे होता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? उसके लिए एक साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसे हम बुलाते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ओके, सो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रपोज करने वाले उन साइंटिस्ट का नाम था पीटर मिशेल. सो पीटर मिशेल ने 1961 में ये थ्योरी प्रपोज की और क्या बताया भाई इन्होंने बताया कि जो ATP का सिंथेसिस है inside your simply during the non-cyclic photophosphorylation, it is directly linked to the development of a प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होना ही द कॉज कंसिडर किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. तो आइए अभी हम पहले ये समझते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होता कैसे है. तो आइए बच्चों अब हम समझने की कोशिश करते हैं द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले तो एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का एनलार्ज सेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. तो लेट्स सपोज ये एक थाइलेकॉइड था, ठीक है. अब ये थाइलेकॉइड की बाहर की स्पेस है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रोमा. ओके, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, राइट. और ये थाइलेकॉइड के अंदर की स्पेस है विच इज कॉल्ड द लूमेन. ओके, और स्ट्रोमा और लूमेन को सेपरेट करती हुई नजर आ रही है आपको थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन. सो दिस एंटायर पोर्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर मेम्ब्रेन और इसको ही मैं आपको यहां पर एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो देखिए आपको ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में और आपको यहां पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड नजर आ रहे हैं इस एंटायर मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो आपको देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए रिक्वायर्ड जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे वो सब यहां नजर आ रहे हैं. वन इज PS2, द अदर इज प्लास्टोक्विनो जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है. देन वी हैव साइटोक्रोम B6F complex, right? Then we have another electron carrier called plastocyanin. Then we have your photosystem 1. And photosystem 1 से बाहर की तरफ यानी कि किस तरफ? Towards stroma side. Okay, not towards lumen. बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है attached एक और electron carrier called the ferredoxin. ओके, और फेरेडॉक्सिन से एसोसिएटेड बाहर की तरफ यानी कि स्ट्रोमा के साइड ही फेस करता हुआ आपको नजर आ रहा है एक एंजाइम जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, दैट इज योर NADP रिडक्टेज एंजाइम. तो यही NADP रिडक्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था फॉर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दी
NADP प्लस एंड H प्लस आयन, राइट, टू फॉर्म NADPH। तो NADPH का फॉर्मेशन तो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एंटायर पाथवे में ही देख लिया था, राइट। बट हमको यहाँ देखना है कि ATP कैसे सिंथेसाइज होगा। अच्छा, अब आपको यही इसी मेम्ब्रेन पे अटैच्ड एक और कॉम्प्लेक्स नजर आता है विच इज सिंपली कॉल्ड ATP सिंथेस, बिकॉज यही वो कॉम्प्लेक्स है जो कि ATP की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। सो इसके दो पार्ट्स आपको नजर आते हैं। एक पार्ट आपको नजर आता है एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो एम्बेडेड वाला पोर्शन है इसका यहां तक, दिस इज कॉल्ड CF0। ओके, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। सो देखिए यहां पर F0 इज अ पोर्शन जो कि एम्बेडेड है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और C इसलिए लगाया गया है बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल है, राइट, इसीलिए। अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये F0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जस्ट टू डिस्टिंग्विश यहां पर C लगा दिया गया है टू अंडरस्टैंड कि ये क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल है। ओके, और जो बाहर एक्सट्रूड आउट करता हुआ पोर्शन है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द F1 पार्टिकल, और इसको भी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए CF1 लगा देते हैं। तो इसको हम CF0 CF1 पार्टिकल भी बुलाते हैं, या सिंपली वी इवन कॉल इट ATP सिंथेस। ओके, सो देखते हैं अब हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप होता है, ओके, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर थाइलाकॉइड। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रोमा साइड, एंड जो अंदर वाला रीजन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लूमेन साइड। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बना के बता दूं, दैट इज कि इस फोटो सिस्टम सेकेंड से ही क्लोजली एसोसिएटेड एक और कॉम्प्लेक्स नजर आता है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते हैं दी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यही वो जगह है जहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। सो आई विल राइट दिस ओवर हियर एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या सिंपली क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, सो इवन वी कैन राइट ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, तो रिमेंबर, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस साइड प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द लूमन साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लूमन साइड की तरफ आपको ये नजर आ रहा है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ सी क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको यहां पर हाइड्रोजन आयंस का डेवलपमेंट या फिर ग्रेडियंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो देखिए मैंने आपको बोला जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर फोटो सिस्टम 1 से ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपका रिएक्शन सेंटर P680 प्रेजेंट होता था ना, तो P680 जब एक्साइट होता था बाय फॉलिंग ऑफ दी फोटॉन्स, तो वो क्या रिलीज करता था? इलेक्ट्रॉन को। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था और इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर मूव करवा दिया जाता था टू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो यहां क्रिएट होती थी उसको फुलफिल कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड था? इलेक्ट्रॉन ना, तो उसके लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती थी, और वो कहां होती थी? इन दिस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और दी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि प्रेजेंट है टुवर्ड्स द लूमेन साइड ऑफ योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द लूमेन, वो ब्रेक करते हैं इनटू 2 हाइड्रोजन आयन एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सप्लाई कर दिए जाते हैं टू दिस फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। तो देखिए यहां लूमेन साइड पे क्या रिलीज हुए? हाइड्रोजन आयंस। तो फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का यहां पर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, कहां पर? इन द लूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन का पहला रीजन in the thylakoid, lumen would be the splitting up of water molecule, that is photolysis of water. Very good. Now the second reason ये है, एक बार ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर एक्साइट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन नाम का इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो कैरी करके लेकर जाएगा टुवर्ड दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। एंड मैंने आपको बताया था ये जो प्लास्टोक्विनोन है इट इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये हाइड्रोजन पंप की तरह भी वर्क करता है। तो ये क्या करेगा? स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं, ओके, स्ट्रोमा साइड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस है ये उनको पंप कर देगा टुवर्ड्स दी लूमेन साइड। तो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दी स्ट्रोमा साइड कहां आ गए? वापस से
inside the lumen. So again second reason जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का concentration lumen की तरफ बढ़ रहा है, that is the movement of electron through the इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड प्लास्टोक्विनोन. तो प्लास्टोक्विनोन नाम का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाते टाइम जब एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा टू पंप इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड टुवर्ड्स द लूमन ऑफ द थाइलाकॉइड. ठीक है, तो सेकेंड रीजन इज द पंपिंग इन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड लूमेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके फाइन, सो दो रीजन तो हमको समझ आ ही गए हैं. Now let us talk about the third reason. So हाइड्रोजन आयन का constantly removal भी आपको देखने को मिलेगा from the stroma by your ferredoxin NADP reductase enzyme to form NADPH. Let me tell you. पहला रीजन, हाइड्रोजन आयन जो थे स्ट्रोमा साइड से अंदर की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में घट रहा है, लूमन में बढ़ रहा है. तीसरा रीजन आप यहां पर जो देखने वाले हैं वो ये है कि यहां पर क्योंकि प्रेजेंट है क्या आपका FNR, that is NADP reductase enzyme, ferredoxin NADP reductase enzyme, जो कि क्या करता है यहां इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रोवाइड कर देता है किसको भाई, NADP प्लस को, राइट. और NADP प्लस जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो साथ में रिएक्ट कर जाएगा विद H प्लस आयन. तो स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन और NADP प्लस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म NADPH ऑन दी स्ट्रोमा साइड, राइट. सो NADPH का भी यहां पर फॉर्मेशन नजर आ गया आपको, राइट. सो NADPH यहां पर फॉर्म हो गया. हाइड्रोजन आयन क्योंकि स्ट्रोमा से इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक NADP पॉजिटिव जो है क्या करने वाला है, एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऑन द स्ट्रोमा साइड, राइट. तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी बार एक हाइड्रोजन आयन जो है वो स्ट्रोमा से घटता जाएगा. और दूसरा रीजन क्या था जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन घट रहा था on the stroma side was due to the pumping in of the hydrogen ion by the plastoquinone electron carrier. I hope इतनी चीज आपको अब अच्छे से समझ आई होंगी. तो इससे क्या हो रहा है आप देख रहे हो स्ट्रोमा साइड पर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट. और जो लूमेन वाला रीजन है यानी कि लूमेन में थाइलाकॉइड के लूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो बाहर कम अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को हम कहते हैं द प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिकॉज H प्लस आयन इज नथिंग एल्स बट अ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रहा है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन उसी को हम बुलाते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट. सो तीन रीजन से प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट होने के. कौन कौन से थे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो टुवर्ड्स लूमेन साइड होती है इसलिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लूमेन में बढ़ने लगेगा. दूसरा रीजन मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो प्लास्टोक्विनोन से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी बाय प्लास्टोक्विनोन टू पंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द लूमेन. ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रोमा की तरफ जो हाइड्रोजन आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा बिकॉज उनके ही तो हाइड्रोजन आयन जो है वो लूमेन की तरफ जा रहे हैं, इजंट इट. एंड थर्डली जो हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे वो यूज हो रहे हैं बाय NADP प्लस टू फॉर्म NADPH, राइट. तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्स्टेंटली रिमूवल भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड, इसीलिए स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा और आपके लूमेन साइड पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा. आई होप यू गॉट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी वेल कि कैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो आइए बच्चों अब हम समझने की कोशिश करते हैं द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का एनलार्ज सेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो लेट्स सपोज ये एक थाइलाकॉइड था, ठीक है. अब ये थाइलाकॉइड की बाहर की स्पेस है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रोमा, ओके, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, राइट. और ये थाइलाकॉइड के अंदर की स्पेस है विच इज कॉल्ड द लूमेन, ओके. और स्ट्रोमा और लूमेन को सेपरेट करती हुई नजर आ रही है आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन. सो दिस एंटायर पोर्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर मेम्ब्रेन और इसको ही मैं आपको यहां पर एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन.
ठीक है। तो देखिए आपको ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में, और आपको यहाँ पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड नजर आ रहे हैं इस एंटायर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आपको देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए रिक्वायर्ड जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे वो सब यहाँ नजर आ रहे हैं। वन इज PS2, द अदर इज प्लास्टोक्विनो जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, देन वी हैव साइटोक्रोम B6F complex, right? Then we have another electron carrier called plastocyanin. Then we have your photosystem 1. And photosystem 1 से बाहर की तरफ, यानी कि किस तरफ? Towards stroma side. Okay, not towards lumen. बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, attached एक और electron carrier called the ferredoxin. ओके और फेरेडॉक्सिन से एसोसिएटेड बाहर की तरफ यानी कि स्ट्रोमा के साइड ही फेस करता हुआ आपको नजर आ रहा है एक एंजाइम जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, दैट इज योर NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो यही NADP रिडक्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था फॉर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दी NADP plus and H plus ion, right, to form NADPH. तो NADPH का फॉर्मेशन तो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एंटायर पाथवे में ही देख लिया था, राइट। बट हमको यहाँ देखना है कि ATP कैसे सिंथेसाइज होगा। अच्छा, अब आपको यही इसी मेम्ब्रेन पे अटैच्ड एक और कॉम्प्लेक्स नजर आता है विच इज सिंपली कॉल्ड ATP सिंथेज, बिकॉज यही वो कॉम्प्लेक्स है जो कि ATP की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। सो इसके दो पार्ट्स आपको नजर आते हैं। एक पार्ट आपको नजर आता है एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो एम्बेडेड वाला पोर्शन है इसका यहां तक, दिस इज कॉल्ड CF0। ओके, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। सो देखिए यहां पर F0 इज अ पोर्शन जो कि एम्बेडेड है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और C इसलिए लगाया गया है बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल है, राइट, इसीलिए। अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये F0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जस्ट टू डिस्टिंग्विश यहां पर C लगा दिया गया है टू अंडरस्टैंड कि ये क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल है। ओके, और जो बाहर एक्सट्रूड आउट करता हुआ पोर्शन है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द F1 पार्टिकल, और इसको भी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए CF1 लगा देते हैं। तो इसको हम CF0 CF1 पार्टिकल भी बुलाते हैं, या सिंपली वी इवन कॉल इट ATP सिंथेस। ओके, सो देखते हैं अब हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप होता है, ओके, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर थाइलाकॉइड। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रोमा साइड, एंड जो अंदर वाला रीजन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लूमेन साइड। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बना के बता दूं, दैट इज कि इस फोटोसिस्टम सेकंड से ही क्लोजली एसोसिएटेड एक और कॉम्प्लेक्स नजर आता है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते हैं दी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यही वो जगह है जहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। सो आई विल राइट दिस ओवर हियर एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या सिंपली क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, सो इवन वी कैन राइट ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, तो रिमेंबर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस साइड प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द लूमेन साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लूमेन साइड की तरफ आपको ये नजर आ रहा है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ सी क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको यहां पर हाइड्रोजन आयंस का डेवलपमेंट या फिर ग्रेडियंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो देखिए मैंने आपको बोला जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर फोटोसिस्टम 1 से ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपका रिएक्शन सेंटर P680 प्रेजेंट होता था ना, तो P680 जब एक्साइट होता था बाय फॉलिंग ऑफ दी फोटॉन्स, तो वो क्या रिलीज करता था? इलेक्ट्रॉन को। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था और इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर मूव करवा दिया जाता था टू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो यहां क्रिएट होती थी उसको फुलफिल कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड था? इलेक्ट्रॉन ना, तो उसके लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती थी, और वो कहां होती थी? इन दिस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और दी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि प्रेजेंट है टुवर्ड्स द लूमेन साइड ऑफ योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द लूमेन वो ब्रेक करते हैं इनटू 2 हाइड्रोजन आयन एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सप्लाई कर दिए जाते हैं टू दिस फोटोसिस्टम सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। तो देखिए यहां लूमेन साइड पे क्या रिलीज हुए? हाइड्रोजन आयंस। तो फर्स्ट
रीजन जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? इन द लूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन का पहला रीजन in the thylakoid, lumen would be the splitting up of water molecule, that is photolysis of water. Very good. Now the second reason ये है, एक बार ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर एक्साइट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन नाम का इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो कैरी करके लेकर जाएगा टुवर्ड दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। एंड मैंने आपको बताया था ये जो प्लास्टोक्विनोन है, इट इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये हाइड्रोजन पंप की तरह भी वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं, ओके, स्ट्रोमा साइड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस है, ये उनको पंप कर देगा टुवर्ड्स दी लूमेन साइड। तो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दी स्ट्रोमा साइड कहां आ गए वापस से? inside the lumen. So again second reason जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का concentration lumen की तरफ बढ़ रहा है, that is the movement of electron through the electron carrier called plastoquinone. तो plastoquinone नाम का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाते टाइम जब एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा टू पंप इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड टुवर्ड्स द लूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है, तो सेकेंड रीजन इज द पंपिंग इन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड लूमेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके फाइन, सो दो रीजन तो हमको समझ आ ही गए हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड रीजन। सो हाइड्रोजन आयन का कॉन्स्टेंटली रिमूवल भी आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय योर फेरेडॉक्सिन NADP reductase enzyme to form NADPH. Let me tell you. पहला रीजन, हाइड्रोजन आयन जो थे स्ट्रोमा साइड से अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में घट रहा है, लूमेन में बढ़ रहा है। तीसरा रीजन आप यहां पर जो देखने वाले हैं वो ये है कि यहां पर क्योंकि प्रेजेंट है क्या आपका FNR, दैट इज NADP reductase एंजाइम, फेरेडॉक्सिन NADP reductase एंजाइम, जो कि क्या करता है, यहां इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रोवाइड कर देता है किसको भाई? NADP प्लस को, राइट? और NADP प्लस जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो साथ में रिएक्ट कर जाएगा विद H प्लस आयन। तो स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन और NADP प्लस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म NADPH ऑन दी स्ट्रोमा साइड, राइट? सो NADPH का भी यहां पर फॉर्मेशन नजर आ गया आपको, राइट? सो NADPH यहां पर फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन आयन क्योंकि स्ट्रोमा से इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक NADP पॉजिटिव जो है क्या करने वाला है, एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऑन द स्ट्रोमा साइड, राइट? तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी बार एक हाइड्रोजन आयन जो है वो स्ट्रोमा से घटता जाएगा। और दूसरा रीजन क्या था जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन घट रहा था ऑन दी स्ट्रोमा साइड, वाज ड्यू टू द पंपिंग इन ऑफ द हाइड्रोजन आयन बाय द प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर। आई होप इतनी चीज आपको अब अच्छे से समझ आई होंगी। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो स्ट्रोमा साइड पर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? और जो लूमेन वाला रीजन है, यानी कि लूमेन में, थाइलाकॉइड के लूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बाहर कम अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को हम कहते हैं द प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिकॉज H प्लस आयन इज नथिंग एल्स बट अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रहा है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसी को हम बुलाते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो तीन रीजन से प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट होने के, कौन कौन से थे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो टुवर्ड्स लूमेन साइड होती है, इसलिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लूमेन में बढ़ने लगेगा। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो प्लास्टोक्विनोन से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी बाय प्लास्टोक्विनोन टू पंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द लूमेन, ठीक है? उसकी वजह से स्ट्रोमा की तरफ जो हाइड्रोजन आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, बिकॉज उनके ही तो हाइड्रोजन आयन जो है वो लूमेन की तरफ जा रहे हैं, इजंट इट? एंड थर्डली, जो हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे वो यूज हो रहे हैं बाय NADP प्लस टू फॉर्म
NADPH, राइट। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्स्टेंटली रिमूवल भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड, इसीलिए स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा और आपके लूमन साइड पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। आई होप यू गॉट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी वेल कि कैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो बच्चों, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको डेवलप होता हुआ नजर आया अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, अब उस ग्रेडियंट का होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होने वाली है उसको यूज किया जाएगा टू सिंथेसाइज द एटीपी मॉलिक्यूल ऑन द स्ट्रोमा साइड। ओके, सो आइए देखते हैं, ये वो सारी कंडीशन आप पहले ही देख चुके हैं ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ अक्रॉस वेरियस कैरियर्स, NADPH का फॉर्मेशन नजर आया, और जब मूवमेंट हो रही थी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपने देखा था कैसे हाइड्रोजन आयन पंप हुए थ्रू द प्लास्टोक्विनोन, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी जिसकी वजह से अगेन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हाई था, एंड जो आपका रिडक्टेज एंजाइम है NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा साइड से कॉन्स्टेंटली रिमूव कर रहा था टू फॉर्म NADPH। तो ये कंडीशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब आपको कंडीशन नजर आ रही है कुछ ऐसी कि आपके लूमन साइड पे देखिए कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको नजर आ रहा है। सो आपको हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे जो नजर आ रहा है वो है टुवर्ड्स द लूमन साइड, एंड स्ट्रोमा में तो वो है नहीं, राइट। तो अब क्या होगा, अब इन हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, दैट मींस यहां पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है और यहां पर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन है इसे हम ग्रेडियंट कहते थे। अब इस ग्रेडियंट का होगा ब्रेकडाउन। सो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द लूमेन वो मूव करेंगे थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड CF1F0 पार्टिकल और सिंपली ATP सिंथेस। तो देखिए क्या होने वाला है। सो ये हाइड्रोजन आयन जब मूव करेगा थ्रू दिस F0 पार्टिकल, सो रिमेंबर F0 पार्टिकल बेसिकली क्या है, एक टनल है। ओके, सो इट इज अ प्रोटॉन टनल। तो एक ऐसी गुफा सी आप कह सकते हो जिसके थ्रू जो है आपको मूव करता हुआ नजर आएगा दिस हाइड्रोजन आयन, और जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन इस टनल से बाहर आएगा और रीच करेगा टू दी CF1 पार्टिकल, तब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। ओके, क्योंकि देखिए हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है तो जो एनर्जी है वो तो लॉस्ट होने ही वाली है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी लूज होने वाली है। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये CF1 पार्टिकल एक ADP मॉलिक्यूल में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करवा देगा उस एनर्जी का इस्तेमाल करके, जिसके साथ एक प्रोटॉन एंटर कर रहा था into the F1 particle, right? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा to join one ADP molecule with an inorganic phosphate to form the ATP molecule. ओके, और ATP का सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा ऑन द स्ट्रोमा साइड। तो देखिए NADPH और जो ATP का फॉर्मेशन हुआ दोनों ही हुआ स्ट्रोमा साइड पे, बिकॉज यहां स्ट्रोमा में ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा इनटू द शुगर, और शुगर के सिंथेसिस के लिए यू रिक्वायर दीज एसिमिलेटरी पावर्स दैट इज ATP एंड NADPH। तो दोनों ही स्ट्रोमा में अवेलेबल है, जहां पर अब नेक्स्ट फेज होगी ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज डार्क फेज, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली फिक्स होगा इनटू शुगर्स। ओके, सो देखिए कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है यूजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ योर hydrogen ion or simply the protons. Okay, so this was all about the chemiosmotic hypothesis and कैसे ATP का synthesis होता है when and non-cyclic photophosphorylation takes place. Okay, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारा second type of photophosphorylation which is called cyclic photophosphorylation. ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की स्कीम को समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक डिटेल्स अबाउट इट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइप के पाथवे में यू ओनली रिक्वायर ओनली वन टाइप ऑफ फोटोसिस्टम विच इज फोटोसिस्टम 1। सो रिमेंबर फोटोसिस्टम 2 यहां पर ऑपरेट नहीं करता है इस टाइप के पाथवे में। एंड अगर बात की जाए कि आखिरकार ये टाइप की जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो होगी कहाँ, राइट, ये भी तो लाइट का ही रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। सो लाइट रिएक्शन जो थी वो मेम्ब्रेनस पार्ट्स में होती थी ना ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, इजंट इट? तो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जहां सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट हो? तो आपको बताया गया है ना फोटोसिस्टम 1 सिर्फ और सिर्फ नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब
फोटो सिस्टम 1 जो है वो ग्रैनम में भी प्रेजेंट है और स्ट्रोमा लैमेले में भी है, राइट। बट स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ और सिर्फ PS1 है, राइट, क्योंकि वहां पर कोई भी अप्रेस्ड पार्ट नहीं है। बल्कि ग्रैना में आपको जो ऊपर और सबसे नीचे वाला थाइलाकॉइड नजर आता था उसी का एक सरफेस स्ट्रीट नजर आता था। दैट मींस केवल पहला और लास्ट वाला जो थाइलाकॉइड था ग्रैनम में वो नॉन अप्रेस्ड था। बाकी जितने भी बीच में स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट थे दे वर ऑल अप्रेस्ड, और उन सब में फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ग्रैनम में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर नहीं करती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल स्ट्रोमा लैमेले में प्रेजेंट होती है या फिर अकर करती है, बिकॉज वहां पर केवल और केवल PS1 प्रेजेंट होता है, राइट। सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन दी स्ट्रोमा लैमेले। ओके, और स्ट्रोमा लैमेले की एक खासियत और थी, यहां पर PS सेकेंड भी नहीं होता था और साथ ही साथ एक और चीज नहीं होती थी। सो स्ट्रोमा लैमेले के बारे में जो एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है, दैट इट also lacks FNR, that is your ferredoxin NADP reductase enzyme, राइट। तो यानी कि इस टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब ये एंजाइम ही नहीं होगा NADP फॉर्मेशन वाला, तो इसका मतलब इस टाइप के पाथवे में NADPH फॉर्म नहीं होता है। सो रिमेंबर NADPH इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। सो यहां पर इस टाइप के पाथवे में NADPH is not formed, so only ATP फॉर्म होने वाला है यहां पर, ठीक है। ओके, चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एंटायर स्कीम। तो आपको पता है यहां पर ओनली फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व है, राइट। तो फोटो सिस्टम 1 यहां पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन सेंटर होगा P700, ओके। तो क्लोरोफिल ए का वो टाइप जो कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस शो करता है एट 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। सो आपको पता है जैसे ही सन की एनर्जी फॉल करेगी ऑन दिस फोटो सिस्टम की जो एंटेने हैं यानी कि जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करेगी टू द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जैसे ही एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा वो हो जाएगा एक्साइटेड, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद वो एक्सेप्ट कौन करता है, तो अगर आपको याद है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पाथवे, तो P700 जब इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्सेप्टर था वो कौन था, इट यूज्ड टू बी फेरेडॉक्सिन, याद है फेरेडॉक्सिन। और फेरेडॉक्सिन से फर्दर वो जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां जाता था इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद कीजिए। मैं आपको वापस से वो स्कीम बना के यहाँ पर रफली दिखाता हूँ, देखिए याद कीजिए, मैं यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बना के बता रहा हूँ। सो यहां से सपोज स्टार्ट होती थी हमारी कहानी फोटो सिस्टम सेकेंड से। फोटो सिस्टम सेकेंड से जो 680 था वो इलेक्ट्रॉन लूज करता था, राइट। और उस इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे जो आपका P680 था वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाता था, राइट। तो ये P680 ने अपना इलेक्ट्रॉन पास किया था किसको, द एक्सेप्टर। कौन सा एक्सेप्टर था भाई, कौन सा कैरियर था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है दैट इज प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाता था टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, राइट। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को फर्दर कैरी करके कौन ले जाता था, और प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन उसको किसके पास पहुंचा देता था, याद कीजिए PS1 पर, फोटो सिस्टम 1, राइट। सो दिस इज योर फोटो सिस्टम 1। सो रिमेंबर हम यहां पर आ चुके हैं। अब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जब ऑब्वियसली लाइट पड़ती थी इस पे, ये भी एक्साइट होता था, तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन अगेन एमिट करता था और खुद एक्साइटेड स्टेट में जाता था ना P700। तो P700 एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन देता था किसको, फेरेडॉक्सिन को, ठीक है। और फेरेडॉक्सिन इसको प्रोवाइड करता था टू FNR। याद है ये पाथवे आपको पूरा। तो देखिए यहां तक हमने पाथवे को फॉलो किया। PS1 ही अकेला इन्वॉल्व है ना इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन में। सो PS1 ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन ने यहां पर एक्सेप्ट भी कर लिया, सी ओवर हियर। अब क्या होने वाला है, आगे इलेक्ट्रॉन को पास करना था हमें किसके पास,
FNR के पास ना, बट आई हैव टोल्ड यू ये जो FNR है वो तो एब्सेंट होता है स्ट्रोमा लैमेले में। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव नहीं करेगा। इसका मतलब फेरेडॉक्सिन अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? तो फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन जाके देता है टू P6F कॉम्प्लेक्स। सो रिमेंबर, जो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास आया, क्योंकि वो FNR के पास नहीं जा सकता है, वो पहुंचा देगा उसको किसके पास? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। अब ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा अगेन उसी पाथवे में टू दी प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इसको फर्दर वापस पहुंचा देगा टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 दैट इज P700। ओके, सो देखिए ये वो पाथवे फॉर्म हो जाएगा अगेन। तो देखिए फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया इस बार? B6F कॉम्प्लेक्स के पास, बिकॉज FNR वाज एब्सेंट। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन ले जाके किसको पहुंचा देगा? वापस टू द फोटो सिस्टम 1। ओके, और इसके रिएक्शन सेंटर P700 पे। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर साइक्लिक photofosphorylation, and remember electron का movement through this B6F complex results into the formation of ATP। तो इस टाइप के पाथवे में ATP का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली एट दिस स्टेप। ओके, सो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा गया? यू नो वेरी वेल कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके गया था वो पूरी ETS के बाद वापस उसी रिएक्शन सेंटर यानी कि उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास पहुंच गया। तो वो पूरी साइकिल कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन रीचेस बैक टू इट्स ओरिजिनल molecule. So this is the reason why we call this as cyclic photophosphorylation. So I hope आपको cyclic photophosphorylation भी उतनी ही आसानी से समझ आया होगा जितना कि आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ आया है। तो भाइयों बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं our second phase of the photosynthesis process which is dark reaction। तो बच्चों, इससे पहले हमने लाइट रिएक्शन को कवर किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कैसे लाइट रिएक्शन में जो आपके मेम्ब्रेनस पार्ट होते हैं ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि थाइलाकॉइड्स ऑफ योर ग्राना, वो लाइट को कैप्चर करते हैं। उसमें प्रेजेंट जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट को कैप्चर करके बहुत सारी चीजें परफॉर्म करती थी। क्या क्या होता था उनमें से? एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वाज उनमें कुछ एसिमिलेटरी पावर्स जैसे कि ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते थे और रिड्यूसिंग पावर्स लाइक NADPH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते थे, राइट, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड। और वाटर की स्प्लिटिंग से फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता था। तो ये सारी चीजें हमने लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी कवर कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इस ATP और NADPH का इस्तेमाल करके जो स्ट्रोमा है उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इनटू शुगर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली शुगर में कन्वर्जन होने वाला है। दैट मींस उसके लिए आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को करना है रिड्यूस। ओके, तो रिडक्शन के लिए यू रिक्वायर दीज रिड्यूसिंग पावर्स दैट इज NADPH और ATP भी रिक्वायर्ड होगा सर्टेन स्टेजेस। इसीलिए इन दोनों एसिमिलेटरी पावर्स का यहाँ पर कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा टू सिंथेसाइज शुगर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दिस फेज, राइट। सो डार्क रिएक्शन में हम बेसिकली शुगर का कैसे फॉर्मेशन होता है इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो पढ़ने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस होगा ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स, वी कॉल दिस टाइप ऑफ reaction as biosynthetic phase of your photosynthesis process। okay, so मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो भी हमने एसिमिलेटरी पावर्स जैसे कि ATP, NADPH सिंथेसाइज किए थे ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन वो इस्तेमाल किए जाएंगे टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस पर्टिकुलर फेज, राइट। ओके, और कहाँ आकर करती है भाई? डार्क रिएक्शन आकर करती है इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। So I hope you got the basic introduction to the dark reaction। तो बच्चों, सभी ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होने वाली डार्क रिएक्शंस को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था सर मेल्विन केल्विन ने इन द ईयर 1954। सो ही इज सर मेल्विन केल्विन जिन्होंने 1954 में पाथवे ऑफ डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया और इसीलिए डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बुलाते हैं। ओके, सो मेल्विन केल्विन एक्चुअली उस टाइम पर वर्क कर रहे थे ऑन अ ग्रीन यूनिसेल्युलर एल्गा जिसका नाम था क्लोरेला, राइट। सो क्लोरेला पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। वो क्या किए? उन्होंने अपने ग्रीन एल्गा को यानी कि क्लोरेला को एक्सपोज किया टू रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि जो कार्बन प्रेजेंट था वो रेडियो एक्टिव था। तो वो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कार्बन
यानी कि C12 की बजाय यहाँ पर उन्होंने C14 वाला कार्बन यूज किया था जो कि रेडियो एक्टिव था। ओके, और उन्होंने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को ट्रेस किया ऑफ द ग्रीन एल्गा। और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ एनालिसिस किया तो उनको अंदाजा क्या था, उनको पता है फोटोसिंथेसिस के एंड में ग्लूकोज वुड बी फॉर्म्ड, राइट, जो कि 6 कार्बन शुगर है। तो उनका सीधा सीधा जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि एक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए थे इनटू अ 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि ऑब्वियसली ग्लूकोज शुगर होना चाहिए था, एक हेक्सोज शुगर होनी चाहिए थी। बट ही वाज सरप्राइज्ड टू नो, उन्होंने पाया कि उनका जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ 6 कार्बन कंपाउंड वो एक 3 कार्बन कंपाउंड पे जाके इनकॉर्पोरेट हो गया था। ओके, सो ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये 3 कार्बन कंपाउंड कहां से आया जिसमें कि जाके ये रेडियो एक्टिव कार्बन जो है एक तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और वो जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, सो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट माना जाता है। सो क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इस टाइप के पाथवे को हम कहते हैं C3 साइकिल ऑल्सो, बिकॉज 3 कार्बन कंपाउंड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ साइकिल। ओके, सो रिमेंबर, और इस टाइप के पाथवे को कंप्लीट करवाने के लिए, इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट करवाने के लिए यू रिक्वायर एन एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। सो रूबिस्को इज बेसिकली राइबुलोज बिसफॉस्फेट carboxylase oxygenase. So I'll tell you about this quite in detail in the upcoming slides. तो आइए बच्चों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं the entire pathway of the Calvin cycle. So Calvin cycle जो है वो कैसे complete होती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। So एक चीज मैं आपको यहीं बता दूं कि Calvin cycle basically takes place करती है in 3 steps. जो पहला step है that is called carboxylation, second step is called reduction and the third step is called regeneration. Okay, so let me tell you how these entire steps takes place. Okay, so let us begin with our एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले हैं ना इनटू द शुगर। तो देखिए कैसे होगा। सो एक शुगर है विच इज अ 5 कार्बन शुगर जिसका नाम है RUBP। ओके, सो दिस इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, सो मैं यहां पर लिख भी देता हूं बिसफॉस्फेट। सो दैट मीन्स यहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप इस 5 कार्बन शुगर पे अटैच्ड है। सो ये क्या है भाई, ये है एक 5 कार्बन शुगर, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब इस 5 कार्बन शुगर का क्या टेंडेंसी है, इट एक्सेप्ट्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर RUBP एक्सेप्ट करता है in the presence of an enzyme called Rubisco. Okay, so इसका नाम है Rubisco, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase। मतलब ये जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट तो है Rubisco, I mean ribulose bisphosphate, that is RUBP, और ये इस RUBP पे कार्बोक्सिलेज भी कर सकता है एक्टिविटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन भी कर सकता है और ऑक्सीजन का एडिशन भी कर सकता है। इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, वी कॉल इट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में यानी कि केल्विन साइकिल में जो रूबिस्को एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट RUBP पे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवा रहा है, इसीलिए हम इस एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को को कहेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट नाउ। सो एक 5 कार्बन शुगर में अगर मैं एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऐड करवा दूं तो देखिए टोटल 5 + 1 6 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए ना, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा उसमें। तो आपके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए कि नहीं? यस, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। बट ये जो 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है, दिस इज अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है भाई, तो ये अनस्टेबल है तो डेफिनेटली टूटेगा, है ना। नियम है जो स्टेबल नहीं है वो टूट जाता है। सो अनस्टेबल होने की वजह से ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटता है इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है। सो यहां पर ये ब्रेक कर जाएगा इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या सिंपली आप उसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते थे। ओके, इसको हम शॉर्टली लिखते हैं एज PGA।
ओके अब ये जो PGA फॉर्म हुआ है ये कैसा है भाई, मैंने बताया ये है एक 3 कार्बन कंपाउंड, रिमेंबर दिस। तो देखिए अगर एक 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड पे टूटा है तो दैट मींस इसके कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, डेफिनेटली हमें नंबर ऑफ कार्बन इक्वल रखना है ना दोनों तरफ, इसके टूटने से ये बन रहा है, दैट मींस 6 कार्बन कंपाउंड अगर 3 कार्बन कंपाउंड में टूट रहा है तो ऐसे मॉलिक्यूल के आपको 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे भाई, क्योंकि 2 3 6 तभी तो बैलेंस होगा ना, बाकी के कार्बन कहां गए नहीं तो। ओके तो दैट मींस जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है एक 3 कार्बन कंपाउंड इन द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज व्हाई इसको हम बुलाते हैं द C3 साइकिल। ओके क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड है और वो 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और सिंपली फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने यहां पर, 2, राइट। ओके इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि देखिए एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, राइट, क्योंकि यहां एडिशन हो रहा है ना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस एंटायर स्टेप वुड बी रेफर्ड टू एज कार्बोक्सिलेशन। सो इसको मैं शॉर्टली यहां पर लिखने की कोशिश करूं, दैट इज दिस इज कार्बोक्सिलेशन। ओके नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने समझ लिया, कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं ये फर्दर किए जाते हैं रिड्यूस, इनका क्या होगा, रिडक्शन, विच इज द सेकेंड स्टेप। रिडक्शन क्या का क्या मतलब है, अब भाई एक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब पहली चीज तो आप जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहां से आएगा भाई, ऑब्वियसली एक रिड्यूसिंग पावर से, वो रिड्यूसिंग पावर जो कि हमने लाइट रिएक्शन के टाइम पर फॉर्म की थी, कौन सी थी वो रिड्यूसिंग पावर, दैट इज NADPH। सो NADPH जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेप में यूटिलाइज किया जाएगा। सो एक NADPH का मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम टू फॉर्म या टू रिड्यूस 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इजंट इट। तो एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मुझे रिड्यूस करना है ना, और तो मैं यूज करूंगा एक NADPH मॉलिक्यूल जो कि अपना हाइड्रोजन दे देगा और इसको NADP प्लस में कन्वर्ट कर देगा, बट आई हैव 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो इसका मतलब मैं यहां पर इंस्टेड ऑफ 1 NADPH मैं 2 NADPH यूज करने वाला हूं। तो रिमेंबर आई एम यूजिंग 2 NADPH to reduce 2 phosphoglyceric acids into, definitely एक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 NADPH से रिड्यूस होने के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। और ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है, ये भी है 3 कार्बन कंपाउंड, रिमेंबर। और इसको हम शॉर्टली लिखते हैं एज PGAL। ओके सो दिस इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड इसी पर्टिकुलर स्टेप में जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, यहां पर यू हैव टू रिमेंबर 2 NADPH के साथ साथ 2 ATPs भी इस्तेमाल होंगे। सो रिमेंबर यू विल यूज 2 ATPs ओवर हियर। अब जब 2 ATPs इस्तेमाल किए जाएंगे तो यू नो वेरी वेल कि वो टूटेंगे इनटू 2 ADPs एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, राइट। सो वो मैंने यहां पर ऐसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ओके तो देखिए आपने इस रिडक्शन वाले स्टेप में कितने एसिमिलेटरी पावर्स यूज किए हैं, यू हैव यूज्ड 2 NADPH एंड यू हैव यूज्ड 2 ATPs, ओके। एंड जो आपका रिडक्शन की प्रोसेस हुई वो यहां पर रेडी है, दैट मींस अच्छा क्योंकि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसीलिए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को हम इवन बुलाते हैं एज ट्रायोस फॉस्फेट। ओके सो ट्रायोस फॉस्फेट इज नथिंग बट योर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड इस ट्रायोस फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा टू सिंथेसाइज द
ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय केल्विन साइकिल, है ना, क्योंकि केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में हम ग्लूकोज का ही तो सिंथेसिस करने वाले हैं, शुगर का सिंथेसिस होना, राइट। सो इसी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ट्रायोस फॉस्फेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, राइट। ओके, अब फाइनली अगर सपोज आपका एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वो यूज हो गया टू फॉर्म ग्लूकोज, तो बाकी एक तो बचा है ना, तो वो फर्दर यूटिलाइज किया जाएगा टू रीजेनरेट द आरयूपीपी। तो देखिए यहां से यहां तक के जो स्टेप्स थे, दे वर ऑल द स्टेप्स ऑफ रिडक्शन, जहां पर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही थी, राइट। एंड थर्डली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, जो आपका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उससे वापस यूटिलाइज किया जाएगा टू रीजेनरेट दिस आरयूबीपी, ताकि साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहे। सो दिस थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी नोन एज रीजेनरेशन, दैट इज द रीजेनरेशन ऑफ आरयूबीपी। सो रीजेनरेशन ऑफ आरयूबीपी के लिए यू रिक्वायर 1 ATP मॉलिक्यूल, क्योंकि आप एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ना, एक तो चला गया टू फॉर्म द ग्लूकोज, तो एक ATP का जो मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द आरयूबीपी अगेन। सो इसीलिए एक ATP टूटा इनटू 1 ADP एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो इन टोटल आपने इस थर्ड स्टेप में, रीजेनरेशन के स्टेप में, यू हैव यूज्ड 1 ATP मॉलिक्यूल। सो अगर इन टोटलिटी वी ट्राई टू हैव अ बैलेंस शीट, तो मैं आपको रफली यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए आपने कितने, देखिए एसिमिलेटरी पावर्स यूज किए, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए आपने 2+1 है ना 3 ATPs यूज किए और 2 NADPH यूज किए हैं, ओके। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ग्लूकोज फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ केल्विन साइकिल, वो क्या है भाई, वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है ना, C6H12O6, है ना। जब ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक ही कार्बन को कंट्रीब्यूट करता है, ओके। दैट मींस एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का एक कार्बन बनाएगा। तो अगर आपको 6 कार्बन बनाने हैं of the glucose molecules, you will require how many carbon dioxide molecule? 6 carbon dioxide molecule. तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को यूज करने के लिए आपको 3 ATP स्पेंड करने पड़े और 2 NADPH स्पेंड करने पड़े, तो आपको 6 साइकिल्स ऑफ दिस केल्विन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए you will require how many ATPs and NADPH? तो आपको 6 2s 12 NADPH और 6 3s total 3 ATPs were used ना, तो 6 3s 18 ATPs will be utilized to form one sugar molecule, okay। So this was all about the Kelvin cycle's entire pathway। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं on a piece of paper, आप इसको ड्रॉ कीजिए, बार बार के स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिए और कितने एसिमिलेटरी पावर्स यूटिलाइज हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में टू फॉर्म वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसको भी मेंशन कीजिए सो दैट यू कैन रिकॉल एवरी टाइम यू रिवाइज थ्रू इट, ओके। तो आइए बच्चों, लेट अस क्विकली गो थ्रू द बैलेंस शीट ऑफ द एसिमिलेटरी पावर्स जो कि यूटिलाइज होती हैं ड्यूरिंग वन केल्विन साइकिल, ओके। सो मैंने आपको बताया था केल्विन साइकिल के दौरान अगर आप देखते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड या आप एक टर्न लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इस केल्विन साइकिल का, तो एक टर्न में 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आपको टोटल 2 NADPH मॉलिक्यूल लग रहे थे ना, है ना, और 3 आपको ATP मॉलिक्यूल्स लग रहे थे, isn't it? Okay, so 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर 2 NADPH, है ना, और 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको एक 6 कार्बन शुगर बनानी है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में केवल एक कार्बन को ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इफ यू वांट 6 कार्बन इन योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना होगा। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 NADPH रिक्वायर्ड थे, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 to the 12 आपको NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। आई होप दैट इज क्लियर। वन थिंग, अनदर थिंग वाज कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपको 3 ATPs चाहिए थे, और अगर आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो यू रिक्वायर 6 3 the 18 ATP मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड NADPH का नंबर तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिकॉज NADPH क्या है, इट इज द रिड्यूसिंग पावर, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो भाई आपको पता है कि ग्लूकोज फॉर्म करना है ना आपको एंड प्रोडक्ट, तो ग्लूकोज में टोटल आपको
कितने हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल है उसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता था, उसको हाइड्रोजन तो NADPH ही प्रोवाइड करता था ना। तो अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो उसमें ग्लूकोज के फॉर्मूला में आप देखोगे तो C6H12 आता है। दैट मीन्स 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और सिंपली 12 हाइड्रोजन एटम्स शुड बी रिक्वायर्ड ना। तो वो 12 हाइड्रोजन एटम्स ये NADPH मॉलिक्यूल ही तो देगा, isn't it? इसीलिए एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में यू रिक्वायर 12 NADPH molecules, because वो 12 NADPH molecules जाके हाइड्रोजन देंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, to form the glucose molecule. So I hope you got this entire concept of Calvin cycle very clear. Okay, so बच्चों, this was all for today from the chapter photosynthesis in higher plants. I hope आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं from this chapter वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। So अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स को from this chapter और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।